सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुज शर्मा और इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपकी दीपावली अच्छी सी गुजरी होगी, आपने अच्छे से पटाखे फोड़े होंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूं और आपके सामने इस बात को आज डिस्कशन करेंगे हम लोग कि किस तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करें। पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करने का क्या स्ट्रेटजी आपके साथ होनी चाहिए, क्या आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और कैसे बढ़िया से बढ़िया अपने आप को रन करें, अपने आप को पूरे साल आने वाली वैकेंसी तक प्रिपेयर करें, क्योंकि उम्मीद है कि वैकेंसी जल्दी ही आएंगी। और ये जैसा कि आपको भी जानकारी है और मुझे भी जानकारी है कि जल्दी आने की संभावनाएं लगातार न्यूज़ के थ्रू हम लोगों तक पहुंच रही हैं। और जैसा कि हम लोगों से जो डिटेल कि जो पढ़ते हैं ना, उससे जो जानकारी मिलती है, जैसे कि कुछ जानकारियां जो लोग जुटाता है चयन बोर्ड, उनसे जानकारी सभी से मिल जाती है कि संभावना कितने % हो सकती है कि वैकेंसी आनी चाहिए। तो उन वैकेंसी को देखते हुए हम आपके सामने आज पूरी स्ट्रेटजी तैयार करके बताएंगे कि आपको किस तरीके, किसी भी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम साथी, मैक्सिमम दोस्त जितने भी हैं वो सभी टीचर भी हैं। कुछ एमएससी प्रिपेयर ऑलरेडी एमएससी फाइनल कर चुके हैं, कुछ लोग बीएड कर चुके हैं, कुछ लोग पीएचडी भी हैं, कुछ लोग नेट भी हैं। मतलब पूरी भरसक उन्होंने पढ़ाई की है, अपनी जहां तक कैलिबर उनके अंदर था वो अपना लगाया हुआ है। और ये अगर कैलिबर सामने ना आए, और भाई देखिए क्या होता है कि जिंदगी में बहुत एक कड़वा सच है जो आपको विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे कितने भी हों, एजुकेटेड कितने भी हों, कितने ही हमारे सामने जो है वो डिग्रियां और नॉलेज सब कलेक्ट हो, लेकिन अगर हम लोग कोई गवर्नमेंट जॉब में सफल नहीं हो पाते, एक जनरल बात कर रहा हूं, कोई अपने पर ना ले, तो समस्या एक आती है कि समाज एक ऐसा स्टैंप नहीं दे पाता है कि लगता है बोले नहीं यार अभी यहीं पढ़ा रहे हो क्या, ये ऐसी सब चीजें सामने आती हैं। मतलब हम अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में महसूस करते हैं, बस और कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज तो शायद मैं जानता हूं कि जितना आपकी जो अर्निंग होगी वो अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा करके होगी, जितनी अच्छी अच्छी कोचिंग्स में पढ़ा करके होगी, जितने अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ा के आपको मिल रही होगी। कुछ लोग डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग इंटर कॉलेज में भी पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग अच्छी कोचिंग्स में पढ़ा रहे होंगे। तो जो बेनिफिट्स आपको वहां से मिल रहे होंगे वो यहां नहीं मिल सकते, लेकिन एक जो आपके सामने स्टैंप लगता है आपके ऊपर कि नहीं आप जो हैं अब गवर्नमेंट सेक्टर में आ चुके हैं, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू मनी। इसलिए लोग ज्यादातर भागना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो हमें फिलहाल इन सब बातों पे भी डिस्कशन नहीं करना। मैं आपको पूरी बात ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे तैयार कर लेंगे, कैसे आप अपने आप को बढ़िया ढंग से प्रदर्शित कर पाएंगे एग्जाम में, इसके पूरा जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो पूरी वीडियो को कहीं पर से भी स्किप ना करिएगा। मैं आज आपको समझाऊंगा कि आप कैसे तैयारी करें। अगर आप अपने काम में भी बिजी हैं, अगर आप कहीं अपनी बैचेस भी पढ़ा रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपका एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ होगा, उसको डिस्टर्ब न करते हुए आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। इसी तैयारी के बारे में हम आपको आज बताना चाहते हैं। तो क्या है ये पूरी स्ट्रेटजी, सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना जितना भी सिलेबस है, देखिए क्या होता है कि हमेशा जैसे कि मैंने लोगों के साथ डिस्कशन किया, पूरे साल मैंने जो मदद आप लोगों की कर पाया वो की, पेपर्स के थ्रू, क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस करवाए उसके थ्रू, या मटेरियल शॉर्ट नोट में आपको प्रोवाइड करवाया मैंने उसके थ्रू। और बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन हुए, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए कड़ी मेहनत देने के लिए शुभकामनाएं कि नहीं साहब आपने बहुत अच्छा फाइट किया, बहुत बच्चे अच्छे फाइट में हैं, तो वो अगले बार सेलेक्ट हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी। और वो लोग जो सेलेक्ट हुए हैं वो दूसरों को भी जरूर प्रमोट करें कि नहीं साहब की तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, उनकी तैयारी कैसी थी, ये भी लोगों को जानकारी दें, अपनी जानकारी को छुपा करके ना रखें, जिससे कि लोगों को मदद मिल पाए। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले मेरे मित्रों आपको यह करना है कि आप एक पेपर पर सबसे पहले सिलेबस नोट करिए। सिलेबस क्या होगा, देखिए अक्सर क्या होता है कि हर, चाहे वो यूपीएससी यूपीपीएससी हो या फिर उत्तराखंड पीजीटी हो या डीएस
एसएसबी हो, या फिर आप हरियाणा टेट ले लीजिए, या फिर आप यूपीपीजीटी ले लिए, सभी के सिलेबस में आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक चैप्टर सबसे पहले दिया है गैसियस स्टेट। अक्सर ये देखा गया गैसियस स्टेट को पहले डाल रहे हैं, उसके बाद सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ एटम नीचे, केमिकल बॉन्डिंग, फिर इसी तरीके से सरफेस केमिस्ट्री आ जा रही है, फिर थर्मोडायनेमिक्स आ रही है, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आ रही है, फिर केमिकल काइनेटिक्स आ रही है, फिर है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रही है। इस तरीके से डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और आपके एफ ब्लॉक, ये सभी लगाए हुए लाइन से। आप एक काम देखिए, अक्सर आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, गलती आप कहां कर रहे हैं। आप लोग एक प्रॉपर जो बोर्ड ने, जो आयोग ने जो सिलेबस दे रखा है उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दे लेते हैं, और आयोग अपने सिलेबस, देखिए सिलेबस क्या होता है, सिलेबस एक प्रॉपर क्या होता है, जैसे हम किसी रास्ते पे चलते हैं, रोड तो इतना है, रोड इतना है जिस पे आप चल रहे हैं, बीच में डिवाइडर, इधर आप चल रहे हैं, इधर आप चल रहे हैं, लेकिन उस रोड पे जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए कहीं ना कहीं साइड भी जिम्मेदार होती है साहब। इस बात को आप मेरी मानिए ना मानिए, लेकिन रोड पे एक्सीडेंट जो होता है वो रोड की वजह से नहीं होता, रोड के पड़ोस की वजह से होता है। तो हम लोगों का सिलेक्शन ना होने के पीछे बहुत सारे रीजन ये रह जाते हैं कि हम लोग केवल उसी दायरे में फंसे रह जाते हैं। नहीं साहब, सिलेबस तो इतना ही है साहब, आपने इसमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सिलेबस में है ही नहीं, फिर आपने सर पढ़ा क्यों दी? अरे आपने पढ़ क्यों लिया? अरे भाई साहब ये बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो है ना, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब होगा तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस माइक है ना, इसके बाद आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी चली जाती हैं। तो एक भी टर्म अगर कहीं से कहीं जुड़ के आ गया तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं और वहीं पर हमें हो जाती है दिक्कत। तो हमारे कहने का तात्पर्य कि आप सबसे पहले एक तो सिलेबस बनाइए। देखिए, दो तरीके सिलेबस को डिवाइड करिए जिसमें आपको बहुत आराम मिलेगी। नंबर 1, आपको करना है कि जितना सिलेबस 11th 12th क्लास से जुड़ा हुआ है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 11th 12th के सिलेबस को जितना भी जुड़ा हुआ एक उसी पैटर्न पे लिखवा लीजिए, और चाहे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चाहे हाथ से खुद ही लिख डालिए। जैसे कि मैं आपसे सिंपल से बात करूं, पहले आपको क्या करें, जैसे अक्सर लोगों का होता है सर ये तो मेरा तैयार है, इधर वाला पोर्शन नहीं तैयार है, पता लगा जो तैयार है उसी में सब गड़बड़ हो गया। तो आप सबसे पहले 11th का सिलेबस उठाइए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कंसेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो इंपेरिकल फार्मूला बेस इस तरीके का, मतलब जो टॉपिक को आपको रिमाइंड करा रहा हूं, तो सम बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों। फिर उसके बाद आपने क्या काम किया, उसके बाद हाइड्रोजन, रेडॉक्स, जीओसी पे चले जाइए, हाइड्रोकार्बन्स पे चले जाइए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे चले जाइए, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इनका अलग से नोट कर लीजिए। पढ़ना तो सभी पढ़ेगा आपको, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं। तो डी और एफ और पी ब्लॉक थोड़ा 11th में भी है, 12th में भी है। इसके बाद आपने क्या काम किया, इसके बाद 12th का उठा लिया, सॉलिड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, ये सब लाइन से चैप्टर लगे हुए हैं। इनको ध्यान से आप मतलब सिलेबस तैयार करिए। पहले आप सिलेबस का मतलब एक पूरा पैटर्न तैयार करिए। जब सिलेबस प्रॉपर तरीके से आपका आ गया, ये 11th 12th का जो नॉर्मली हम लोग पढ़ाते हैं, अगर क्योंकि मुझे पता है कि जो एमएससी करा हुआ मेरा भैया होगा, जो एमएससी करा हुआ मेरा साथी होगा, जो एमएससी करी हुई मेरी बहन होगी, वो हमेशा क्या करेगी कि कोशिश ये करते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री कहीं कॉन्वेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाने लगते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि भाई मान लीजिए आपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, तो ये सब टच में रहते हैं। तो होता यह है कि अगर आप ये टच में हैं तो ये सिलेबस आप बहुत मार्जिन लेकर के, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक एक लाइन बढ़िया करके एनसीईआरटी की मदद से प्लस साइड बुक, रेफरेंस बुक जो भी आपके पास हो उसकी मदद से इनको करते जाइए। पहले आप वो क्वेश्चंस कर लीजिए जो आप, क्या होता है ना कि पहले हम लोग छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करें। इस सिलेबस को जब हम तैयार कर लेंगे तो हमारा मान के चलिए कि बहुत सारा जो माइंड का कॉन्फिडेंस होगा, आएगा कितना नहीं आएगा ये बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपने माइंड के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, माइंड के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस तभी तैयार होता है जब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चन हमसे छूटने ना पाए, इनके क्वेश्चन हमसे गलत ना होने पाए, तभी कॉन्फिडेंस माइंड में आ जाता है। अब हमने एक पेपर पे, सब A4 पेपर पे हमने सबसे बढ़िया करके अपना सिलेबस नोट कर लिया। अपने अकॉर्डिंग नोट करिए, आयोग के अकॉर्डिंग नोट ना करिए। उसने जो चैप्टर पहले डाला डालने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम तैयार करना है, या केमिकल बॉन्डिंग तैयार करना है, या पी ब्लॉक तैयार करना है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को बनाइए एक अच्छे से पेज पर। एक बार अब क्या काम करना है,
अब वो काम करना है जो सिलेबस हम लोग टच में नहीं लाते हैं, जो बीएससी एमएससी में पढ़ा जाता है। जैसे कि जनरल लोगों की समस्याएं रहती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने समस्या आई कि हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बीएससी में पढ़े, तो हम अब हमने क्या काम किया, पहले तो 11 12 का सिलेबस पूरा तैयार कर दिया, तैयार करने का मतलब एक प्रॉपर पैटर्न बना लिया। अब अपनी सीरीज में लगाएंगे कि जो हमें चैप्टर दिक्कत दे रहे हैं हम उनको लगाएंगे लाइन से। जैसे मान लीजिए हम एक बार पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या काम किया, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव सब लगा दिए लाइन से, छोड़ा ही नहीं कुछ। उसके बाद हमने इसी जीओसी में सब पढ़ ही लिया होगा, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब उधर पढ़ ही लिए होंगे, जीओसी में चले ही गए होंगे। तो बेंजीन का कोई भी कंपाउंड अब बेंजीन का छूटना नहीं चाहिए, सब बेंजीन में ही समेट दो, है ना। अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने के बाद हमने क्या काम किया, अब हमने उठाया कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अभी एरोमेटिक से बाहर नहीं निकले, एरोमेटिक के अंदर ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कौन कौन से हैं, वो सब लाइन से लगा दिए हमने। पैराडीन है, पिपराइडीन है, जितने भी कंपाउंड हैं वो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक जब खत्म हो जाए तो नॉन एरोमेटिक शुरू करके हमने तैयार कर दिया कि भाई साहब इतने हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने हैं, इन पे ध्यान देना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जितने भी कंपाउंड, जैसे कि अब मान लीजिए हमारे सामने नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हमने लगा दिए। पहले हाइड्रोकार्बन और फिर पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इसके बाद अब आप आ जाइए कि जो कंपाउंड, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या उत्तराखंड में आ रही, नहीं आ रही। अगर मान लीजिए उत्तराखंड में आ रही तो कितना पोर्शन आ रहा है, उससे रिलेटेड कहां तक मुझे जाना चाहिए, उसका दायरा क्या है, उस दायरे में भी हमें उस चीज को नोट कर, भले वो आयोग में लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन उस दायरे को नोट कर लेना चाहिए। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात आपको बताऊं कि अब इसी तरीके से अब आपने मान लीजिए ये डाइस्क पे बना लिया, फिर ड्रग्स बना लिया। जो चीज आपको इजी लग रही थोड़ा उसे ऊपर लाते चले जाइए, जो टफ लग रही नीचे लाते चले जाइए। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य कि जब आप इजी चीजें तैयार करते चले, डाइज तैयार हो गए, ड्रग्स तैयार हो गया, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड तैयार हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी तैयार हो गई, पेरीसाइक्लिक कंपाउंड तैयार हो गए, है ना। इसी तरीके से अब कुछ रिएजेंट जो बहुत ही जरूरी रहते हैं, कौन कौन से रिएजेंट एग्जाम में पूछे गए उनको नोटिस करिए, उनके सिलेबस को देखिए, और रिएजेंट हमें इतने पढ़ने हैं, और इसके बाद जो आपको लगता हो कि ये और पढ़ने चाहिए तो वो भी हमें पढ़ लेने। अब इस तरीके से एंजाइम्स हैं, उनको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें आ जाइए नीचे की तरफ, जब हम लोग पहुंचेंगे तो रेडियो एक्टिविटी, जो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है उसको, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य नहीं कि जो हम बता रहे हैं, आपको जो चैप्टर इजी लगता हो उसे ऊपर उठाते चले जाइए, और एक बढ़िया सा आप ये तैयार कर लीजिए कि हम लोगों को चैप्टर कैसे तैयार कर लेने, कौन सी लाइन में लगा देने, जिससे कि क्या होगा। अब आपने देखा बोले स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरा तैयार, उसके बाद देखा आपने केमिकल बॉन्डिंग मेरा तैयार, यानी 11 12 का सिलेबस तैयार। अब मुझे ध्यान ही नहीं देना, मुझे केवल रिवाइज करना है उन चैप्टर्स पे, हमें ध्यान देना है। अब बीएससी एमएससी में जो टॉपिक्स हमसे डिस्कशन किए जाते हैं उन पे ध्यान देना है, उनके नेम रिएक्शंस पे ध्यान देना है, उन्हीं कंपाउंड्स को बार बार पढ़ना है। और एक बात मैं साथियों आपको और बता दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में कहीं बिजी हैं तो प्लीज़ आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है इधर पीजीटीज में जाने का, तो फिर मैं आपको राय दूंगा कि शाम को आप अपना समय जरूर निकालें। कम से कम शाम को 2 या 3 घंटे निकालिए, 2 घंटे तो देना मस्ट है। कारण मैं आपको बता दूं, इस बात को बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि दिन भर इंसान एक स्कूल में पढ़ाए, उसके बाद वो कोचिंग में पढ़ाए, फिर बॉडी कैलिबर नहीं देती कि वो आगे तैयारी करे, क्योंकि पारिवारिक लोग भी हैं, घर परिवार वाले भी, जिनको फैमिली का भी ध्यान रखना है, फैमिली भी चलानी है। तो फिर मैं आपको यही राय दूंगा, अगर आप किसी अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मेरी राय कि वहां पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए ना, जिससे आपको भरपूर सैलरी मिले, आपके घर का खर्चा चले, और शाम को करके आप अपना पूरा टाइम पीजीटीज पे दे दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी मस्त रहेगी, बढ़िया रहेगी, समय आप पूरा दे पाएंगे और आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं और अगर आपका सैलरी बजट कम जाता है तो दिक्कत फिर रहती कि मुझे बैच भी पढ़ाने। अब अगर आप बैच पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बैच आप नॉर्मली 2 रख लीजिए, 11 12 का रख लीजिए, कंपटीशन पढ़ाते हैं जेईई मेन का और एडवांस, या फिर आपने नीट का पढ़ाते हैं, है ना। तो इनके बैचेस मान लीजिए आपने क्या काम किया कि भाई चलो ठीक है हम 2 बैचेस में डिवाइड कर लें, तो उन 2 बैचेस में अपना कैलिबर लगा दीजिए। उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर आप रात के 8 बजे तक अगर पढ़ाएंगे और रात के 8 बजे तक आप लेबर करेंगे तो फिर नाइट में आपके पास इतनी मेहनत, इतना कैलिबर आपके पास नहीं बचेगा कि आप पूरे मन से लग पाएं, क्योंकि बॉडी आपकी बोल चुकी होगी पूरी तरीके से। तो मैं आपको सबसे पहले यही राय दूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस पैटर्न बढ़िया से बना लीजिए।
अपने अकॉर्डिंग बनाइए साहब। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि अपने लिए समय की बचत करना है, कि हमें समय कैसे बचाना है। तो आप समय बचा लीजिए। समय का मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी राय है भाई। मैं तो हर तरीके से, हर एंगल से बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल हमारे साथी हैं, जो नॉर्मल हमारे भाई लोग हैं, जैसे एमएससी करके आए, अब उनके पास चलिए ठीक है तैयारी करने का समय है, तो वो तो 10 घंटे भी दे देंगे, 15 घंटे भी दे देंगे। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि नहीं साहब, अगर आप एमएससी फ्रेशर हैं, ठीक है, आप बीएड कर चुके हैं, एमएससी फ्रेशर हैं, तो आप समय दे दीजिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके से इकोनॉमिकल कंडीशंस ये बता रहे हैं कि नहीं मुझे जॉब भी करनी चाहिए, तो फिर जॉब करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जॉब से सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलने वाला है, जॉब से सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आप सब्जेक्ट के टच में पूरी तरीके से रहेंगे। और अगर आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन पे उतरना चाहते हैं तो उतर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए 2 साल 1 साल जो भी लगना है लगा दीजिए, भरपूर लगा दीजिए। क्योंकि सिलेक्शन जब भी रुकता है तो यही सुना होगा यार, 2-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए होते, मेरा 1 क्वेश्चन हो गया होता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो जिन लोगों का 1-2 रह गया, वो अगली बार 1-2 नहीं रहना चाहिए भाइयों, वो पूरा हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक तो आप सिलेबस तैयार करिए, दूसरा समय की बाउंडेशन करिए, और तीसरा जो क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आप पर डे कम से कम 100 या 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालिए हर टॉपिक से। मैंने आपको कंडीशन नंबर 1 बताई कि सबसे पहले आपको सिलेबस अपने अकॉर्डिंग लिखना है, आयोग के अकॉर्डिंग नहीं। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, समय को बचाना है। समय कम से कम, जो हमारे साथी ऐसे हैं जो पर डे 2 या 3 घंटे आपको देना ही देना है, और जो मित्र हमारे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, पूरी तैयारी पे ही निर्भर हैं, तो उनको करना क्या है, उनको अपने 2-4-5 घंटे जो वो मैक्सिमम दे सकते हैं वो सब लगा देने हैं। क्योंकि आपने तो अपना एम ही यही बना रखा है। जब एम ही यही है तो फिर सोचना, फिर उसमें क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि पर डे आपको 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस केमिस्ट्री की करनी है। टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करिए। पहली मैंने नंबर 1 आपको बता चुका, नंबर 2 भी बता चुका, समय की कंडीशन बता चुका, नंबर 3 आपको बता चुका हूं कि 50 या 100 क्वेश्चन, 50 to 100 क्वेश्चन पर डे आना चाहिए। जो लोग ज्यादा बिजी होंगे 50 कर लेंगे, जो लोग बैठे ही पूरी तरीके से कंपटीशन की तैयारी पे वो 100 क्वेश्चन करके ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आने वाली। एक इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात को सुनते रहिएगा, सिलेक्शन 100% होगा। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने हैं। यानी क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो चैप्टर वाइज होना चाहिए, सबसे पहला काम। अब मैंने मान लीजिए कि 500 क्वेश्चन सॉलिड के लगा लिए, 500 सॉल्यूशन के लगा लिए, 500 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगा लिए, 500 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के लगा लिए। आपने पूरे 500 क्वेश्चन सब लगा डाले, ठीक। हम कह रहे हैं 500 नहीं लगा पाए, 250 लगाए, आधे लगाए। यानी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा कलेक्ट कर लेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वर्ड सुना होगा आपने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगा डालेंगे, माइंड में वो क्वेश्चन का सेटअप आपके अंदर तैयार हो चुका होगा। और जब ये सेटअप तैयार हो जाएगा, आपने जब हर चैप्टर के क्वेश्चन लगा लें एंड तक, चाहे वो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड हो, चाहे न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो, चाहे थर्मोकेमिस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, कोई भी केमिस्ट्री हो, उसके क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो फिर ये मेरा वादा है कि जब आप पूरा पेपर लेकर के बैठेंगे ना, तो उस समय आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी भरे हुए होंगे कि आपको उनमें बहुत सारे क्वेश्चन केवल टिक लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं आपके लिए नई बात नहीं बता रहा हूं, ये तो आप भी जब पढ़ाते होंगे तो अपने बच्चों को बता देते होंगे, 11th-12th वालों को। क्योंकि मैं जब आपको बताऊंगा तो आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि अपनी बात पे इंसान को विश्वास नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग ढाल लीजिएगा, दूसरा समय निकाल लीजिएगा, तीसरा 50 क्वेश्चन पर डे, 50 से 100 क्वेश्चन पर डे का एवरेज लाइएगा। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज पहले प्रैक्टिस करनी है। रोज अरे किसी भी बुक को उठा लीजिए, 50 क्वेश्चन बैठ के टिक मार लीजिए, ठीक है। अब उनमें क्या होगा, सुनते रहिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब आपने क्या काम के, जब आपने 2-3 महीने जब ये सब प्रिपरेशन लगा दी, तो इसके बाद सबसे पहले आपको मॉडल पेपर्स उठाने हैं। उन मॉडल पेपर्स में से आपको क्वेश्चन लगाने, अब तो सब मिले हुए होंगे आपके सामने, हाइड्रोसाइक्लिक भी होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होगी, रेडियो केमिस्ट्री भी होगी, थर्मोकेमिस्ट्री भी होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होगा, सबके क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो अब आप देखते चले जाएंगे कि हमें दिक्कत कहां पर आ रही, कौन से कैटेगरी के क्वेश्चंस लगाने में मुझे दिक्कत आ रही। मान लीजिए हमको अरेंजिंग में दिक्कत आ रही, तो हमने सबसे पहले पन्ने पे नोट किया कि अब मुझे अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना।
अब मान लीजिए कहीं पर हमें यह ध्यान देना है कि भाई साहब ये मुझे दिक्कत आ रही कि मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूं कि जब ये कंपाउंड रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा। जहां पर कंफ्यूजन वाले पॉइंट है वो नोट करते चले जाइए। एक कॉपी बना लीजिए और उस पर जितने भी कंफ्यूजन रिएक्शंस हैं, कंफ्यूजन कंसेप्ट हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही कि इसमें एक्सेप्शंस बहुत है। उन एक्सेप्शंस को आप कहीं पर नोट करते चले जाइए और उन एक्सेप्शंस पर ध्यान देते चले जाइए। आपको 100% आपका सोल्यूशन खुद मिलता चले जाएगा। देखिए क्या है कि कहीं भी जाएंगे, कोचिंग्स में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वो आपको करवाते क्या है, प्रैक्टिस आप करते हैं, वो एक गाइडेंस आप तक पहुंचाते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं। वो डायरेक्शन मैं आपको प्रोवाइड यहीं से करा रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर लेनी है। किताबें कौन कौन सी आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले मैं आपको यह सलाह दूंगा कि एक बार आप जरूर जेआरएफ नेट की जो उपकार की किताब आती है उसको जरूर पढ़िएगा। यहां किसी का एडवर्टाइजमेंट का जोर नहीं दे रहा हूं, नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपका फायदा होने वाला। आपको क्या करना है कि उपकार की जो जेआरएफ नेट की प्रैक्टिस बुक आती है, बाकी कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस बुक आती है उसको ले लीजिएगा और उसकी आप प्रैक्टिस कर डालिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइएगा, मॉरिसन एंड व्हाइट या फिर आप एम.के. जैन, इन दोनों किताबों को अगर आप पढ़ लेंगे तो इनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आईएल फिनार को भी आप देख सकते हैं, आईएल फिनार में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो इस बार जो पेपर पैटर्न था उस पेपर पैटर्न को देखिए और जो मैं किताबें बता रहा हूं इनको देखिए, पलटिए। अगर आपको डिट्टो सेम ना क्वेश्चन मिले तो बताइएगा मुझे। 101%, नॉट 100%, बिल्कुल सेम डिट्टो रखे हुए क्वेश्चंस जो मैंने देखा है वो इन्हीं किताबों से क्वेश्चन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखिएगा सेम रखे हुए हैं बिल्कुल। और आपको जो मैं बता रहा हूं जेआरएफ नेट की किताब, इससे देखिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो क्वेश्चन है और आपका एंजाइम्स का जो क्वेश्चन है और आपका जो क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का है, ये क्वेश्चन इसी किताब के हैं, बिल्कुल सेम है। पैटर्न मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन भी वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन कहीं इन्हीं किताबों के जुड़े हुए लिंक से उठाए गए होंगे। तो इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप खुद ही जान रहे हैं कि आप जो है ये किताब जो आप आती है जेडी ली की आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। जेडी ली की किताब भी अच्छी है लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सत्यप्रकाश ले लेनी है, उसमें प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएगी जहां तक मुझे अनुमान है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जाना चाह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो पुरी शर्मा एंड कालिया या पुरी शर्मा पठानिया दोनों किताब ले लीजिए, लेकिन पुरी शर्मा कालिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जगदम्बा सिंह की किताब भी अच्छी है, उनकी किताब भी आप देख सकते हैं, वो भी किताब प्रैक्टिस में थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छी किताब मानी जा रही है ना। ये किताबें अगर आप थोड़ी सी देख लेंगे, बाकी किताबें आपको भी बहुत सारी पता होंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो केवल एक हिंट दे रहा हूं कि कहां कहां आपको टच करना है, इन किताबों को देख लेना है। और अगर आप क्या कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर आपको किताब मिल जाती तो रिएक्शन मैकेनिज्म की किताब भी आप एक ले लीजिएगा। एक किताब स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी लीजिएगा, वो भी आप राइटर मैं आपको बता दूंगा। राइटर मेरे पास शायद किताब यहाँ पर रखी हुई है, अगर है तो मैं आपको बताता हूँ, किताब है इस समय। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी किताब मैं आपको बताऊंगा कि वो किताब आप ले लीजिएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म की किताब लेनी है और स्पेक्ट्रो इन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। बाकी जो लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, उनकी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी बढ़िया होती है, लेकिन बहुत रिसर्च नहीं कर देना है इस पे, आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन जो टिपिकल हैं, जो क्वेश्चन परेशान करते हैं वो क्वेश्चन होते हैं एक्चुअल में जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो परेशान करते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको इनके बुक्स की मदद लेनी पड़ेगी थोड़ी सी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो फिलहाल मैंने जो आपको तरीके बताए, इन तरीकों को जरा अपने ऊपर उतार करके देखिए, आपको मदद जरूर मिलेगी। आपको सहारा नहीं, भरपूर एक ब्रिज पार करने का मैं आपके साथ हूं, आपका समर्थन करता हूं कि आप इसको अगर अपनाते हैं। आप पर डे थोड़ा थोड़ा खाइए ना, अभी वैकेंसी आने में समय है, तो जब तक आपका एक लेवल, एक स्टेप तो पार हो चुकी होगी और जब अगली स्टेप आएगी तो फिर नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और अगर नोटिफिकेशन जल्दी आता, देखिए ना तो मैं 100% श्योर हूं कि कल ही आ जाएगा, ना आप हैं, पूरी तरीके से आप भी लगे हुए होंगे, जानकारी बटोर रहे होंगे और मैं भी आपको जानकारी देने के लिए बटोरता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक आना चाहिए।
और अगर दिसंबर तक नहीं आता है तो फिर मान लीजिए फिर अगले साल चला जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद तो फिर बीच में ऑप्शन बचेगा नहीं, वो आप भी जान रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपना दिसंबर तक पूरा जो फर्स्ट स्टेप है उसको गुजार दीजिए। सेकेंड स्टेप जब आएगी टिपिकल वाली, वो एग्जाम से पहले उठा लेंगे। जैसे कि जो दिक्कत करती है हम लोगों को, जिनके क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, उनके क्वेश्चंस हम लोग बाद में जब करेंगे तो हमारे माइंड में रुके रहेंगे और अब क्वेश्चन पेपर में उसको कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन पेपर देख के धैर्य न खोना। भाई क्या होता है कि जब इंसान 10-5 क्वेश्चन सामने एकदम से टप पड़ जाएं तो जो हमें आता होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये तो हम लोग देख चुके हैं बचपन से ही, आपने भी देखा होगा यार। 12th का ही पेपर अगर उठा के देख लो, हम एक जनरल सी बात कह रहे हैं कि अगर शुरू में 10 क्वेश्चन दाग दिए कर रहे तो आने वाले आगे वाले 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन वो भी शहीद हो जाएंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि पहले ही तुमने हमें इतना घबरा दिया। तो क्वेश्चन पेपर में पैटर्न में होता क्या, जब हम लोगों के सामने ये 125 क्वेश्चन रखे जाते हैं, उन 125 क्वेश्चन में अगर शुरू के 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे चले गए जो हमारे ऊपर से चले गए तो समझ लेना बच्चे हुए क्वेश्चन कहां से चले जाएंगे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो आ रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो चुका होता है, क्योंकि यार ये शुरू से तो आ ही नहीं रहे, अब आगे क्या होगा। अब पता लगा आगे कोई रिएक्शन आ गई, अब कंफ्यूज कर गए ये 50 डिग्री सेल्सियस पे था कि ये 100 पे था, मतलब प्रोडक्ट पता है लेकिन कंफ्यूजन हो गया। अब ये ऑर्थो पे लगा था या पैरा में लगा था, कंफ्यूज कर गए। ये कहां इसका डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा या नहीं होगा, कंफ्यूज कर गए, क्योंकि पीछे कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो तरीका बताया ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपके माइंड में याद दिलाने के लिए। नहीं साहब हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग अक्सर ये कहते नहीं सिलेबस वाइज पढ़ डाला, लेकिन सिलेबस वाइज क्या होता है कि वो चीज़ प्रॉपर रूटीन में नहीं है। हम लोगों की रूटीन में जो है उस रूटीन में मैंने सिलेबस को कन्वर्ट कर दिया कि आप कैसे सिलेबस को लगा लें। अगर अपने अकॉर्डिंग आप सिलेबस को लगा लेंगे तो सबसे बड़ा आराम ये रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज के साथ साथ में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन जब रुकता है तो बहुत, क्योंकि वैकेंसी कब आएंगी कब नहीं आएंगी ना तो आपको पता है ना हमें पता है, और ना ही ये आगे बोर्ड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि साहब पर ईयर निकलनी है तो भाई मेंटली तैयार रहते। लेकिन जब पर ईयर का भी 5-5 साल हो जाते हैं वैकेंसी नहीं आती है, दिक्कत होती है ना। और एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो साहब जिंदगी संवर जाती है, पक्की बात है, इसमें कोई फर्बट है ही नहीं। टेंशन फ्री इंसान हो जाता है। अदरवाइज आप जान ही रहें कि हालात क्या हैं। हालात ये हैं कि लोग बेचारे मेरे साथी जो इतने परेशान हैं कि पढ़वाते पूरे दिन हैं और सैलरी आधे दिन की मिलती है। ये बहुत तकलीफ दे बात है। और चूंकि लेबर बेचारे पूरी करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, कैलिबर पूरा उतार देते हैं बच्चों के अंदर, लेकिन परिणाम 50% मिलता है। तो इस परिणाम से जो आहत होते हैं लोग, बहुत ही दुख की बात रहती है कि मेरे अंदर नॉलेज होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि सब कुछ देने के बाद मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। मैं अगर किसी को दे रहा हूँ कुछ, उसके बाद मुझे कुछ मिल रहा है तो संतुष्टि होती है, लेकिन जब देता पूरा हूँ, फुल इनपुट पूरा डालता हूँ, आउटपुट कुछ नहीं मिलता है, तो फिर मेरे दोस्तों को तकलीफ होती है। ये बात बहुत सारे मेरे साथियों से हुई, उन्होंने बताया कि सर पूरे दिन मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे पढ़ाते हैं, उसके बाद उतना परिणाम नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग परीक्षा दें, परीक्षा को पूरा पैटर्न में सजा करके दें और उसके बाद आपको सफलता मिले। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपको इस नतीजे तक ले जाऊंगा, तैयारी का पूरा मोड बनाऊंगा कि किस तरीके से आप पीजीटी में क्वालिफाई करें, पीजीटी को क्रैक करें और आप भी बने एक अच्छे लेक्चरर। थैंक यू।